जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे संघर्ष करो। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में चुनावी नुक्कड़ सभा के संयोजक शाखा अध्यक्ष भाई आशुतोष झिंगरन जी, सभा के संचालक शाखा मंत्री रामकरण मीना जी, सभा स्थल पे उपस्थित मंडल उपाध्यक्ष भाई गोविंद रंजन जी, शाखा मंत्री अजीत जी, भारत भूषण जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, कैरेज वैगन के प्रिय साथीगण, आप सभी लोगों का प्रयागराज मंडल की तरफ से हृदय से अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, चुनावी मीटिंगों का दौर चल रहा है। जो भी वक्ता आपके बीच में आएंगे, जिस संगठन के लोग आएंगे, अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान वो करेंगे। मित्रों, करना भी चाहिए। अगर हम काम किए हैं तो हमें काम का जिक्र भी करना चाहिए आपके बीच में। मित्रों, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। अभी हमारे एक पदाधिकारी महोदय ने कहा कि कुछ बातें बोली जा रही, उस पर भी बोला जाए। तो मित्रों, मैं कहना ये चाहूँगा कि शुरू कहाँ से करूँ, मैं स्वतः नहीं समझ पा रहा हूँ कि शाखा से शुरू करूँ कि कानपुर की समस्याओं से शुरू करूँ कि डिवीज़न लेवल पे पूरा एक चक्कर मैं डिवीज़न का कर चुका हूँ। दादरी से शुरू किया था और चुर्क चुनार मुगल सराय तक एक चक्कर मेरा पूरा हो गया है। यूपीएस के इशू पे ही शुरू करता हूँ। बहुत ज्वलंतशील मुद्दा है और 85% नवयुवक हैं बीच में। जरूर भी है उनके बीच में इन बात को रखना। मित्रों, स्थिति यूपीएस पे आ गई है कि ओपन लाइनों पे जो इंजीनियरिंग का स्टाफ है, अन्य स्टाफ जो है, AIRF के महामहिम के जो स्टेटमेंट आए हैं, यूपीएस में सब कुछ सरकार ने दे दिया जो ओपीएस में मिलना चाहिए था। इस वक्तव्य को लेकर के बहुत आक्रोश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अब जो भी श्रम संगठन ओपीएस की मांग कर रहा है वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रहा है। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। आप लोग भी पूछने का काम करें कि अगर मान्यता में आप आओगे 2024 के चुनाव में, तो ओपीएस के मुद्दे पे आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस तरह का आंदोलन करोगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी। कर्मचारी पूछ रहे हैं, लाइनों पे लोग पूछ रहे हैं। तो नीचे के शाखा स्तर के लोग जो प्रचार में जाते हैं वो कहते हैं कि हम उनको बदल देंगे, मान्यता में आप ले आओ। हास्यास्पद बातें हो रही हैं। AIRF के जनरल सेक्रेटरी हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, करोड़ों के घोटाले में एक महोदय दक्षिण रेलवे से है, उनकी जांच CBI कर रही है। दूसरे जो नॉर्थ पोल से आते हैं कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले में, उनके ऊपर भी CBI का चाबुक चल रहा है। मित्रों, सरकार का दबाव है और कारण उसका क्या है? भाजपा की कथनी और करनी आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विरोध किया, अन्य मंत्रियों के साथ जेल गए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने विरोध किया, कई मंत्री और स्वयं जेल काटे। सरकारें पलटवा दी जा रही हैं, जेल भेज दिए जा रहे हैं। तो श्रम संगठनों के भी जो मुखिया हैं लाल झंडे के, उनके ऊपर भी भय का साया मंडरा रहा है। जो आपने पिछले चुनाव में इनको अधिकार दिया था, जो आपने अपनी पहरेदारी और चौकीदारी के लिए इनको लाठी पकड़ाई थी,
उस लाठी को इन्होंने भारत सरकार के कदमों में गिरवी रख दिया है। मित्रों, ये लड़ेंगे, आंदोलन किस अधिकार से करेंगे? ये आपके सम्मान को गिरवी रखने का काम किए हैं। जवाब इनके पास कोई नहीं होगा, कहेंगे हम लोग विरोध कर रहे हैं। 24 तारीख को यूपीएस की घोषणा हुई है। आज तक AIRF या NCRMU के जनरल सेक्रेटरी बता दें कि भारत सरकार या रेल मंत्रालय को एक भी प्रोटेस्ट में चिट्ठी लिखे हो कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए, तो दिखाने का काम करें आपको। हम तो आपके बीच में इस बात को बोल रहे हैं कि जिस दिन यूपीएस की घोषणा हुई, NCRES के महामंत्री आदरणीय RP सिंह साहब ने चिट्ठी लिखा, NFIR के जनरल सेक्रेटरी महोदय ने चिट्ठी लिखा है PMO ऑफिस को, रेलवे बोर्ड को। यूपीएस की एक अच्छाई है, वो भी 50% ठीक है। मिनिमम गारंटेड पेंशन योजना जो 10,000 है, इस पे भी हमारी सहमति तब बनेगी जब इसकी धनराशि बढ़ाई जाएगी। बाकी मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है NFIR, स्वीकार नहीं है NCRES को। मित्रों, इस पे विरोध है और हम इस बात को बोल रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है, प्रमाण है, पेपरों में भी आप देखे होंगे। NFIR के जनरल सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखा था 8 नवंबर को, उससे बैठक थी। पूछा गया, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा पूछा गया NFIR के जनरल सेक्रेटरी से कि अगर इस बैठक में आप बैठेंगे, शिरकत करेंगे, तो क्या ओपीएस का मुद्दा आपका रहेगा? उन्होंने कहा एकल मुद्दा हमारा ओपीएस का है, इससे नीचे कोई बात नहीं होगी। ये स्थिति हुई है कि चुनाव तक वो मीटिंग भी आगे बढ़ा दी गई। मीटिंग करने के मूड में अभी सरकार नहीं हो रही है। दूसरों की बात आप पूछिए जो कह रहा हूं, और बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। मित्रों, लोकल मुद्दे तो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, लोकल मुद्दों पे भी आऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा है। आप पूछने का काम करें उन लोगों से। हम तो इस बात को कहते हैं कि एक लाल झंडा है यूनियन मान्यता के रूप में, हम आपके बीच में हैं तिरंगे झंडे वाले। NCRES नॉट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयशन, इसका एफिलिएशन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के साथ है। NFIR का एफिलिएशन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो इंटेक के नाम से जाना जाता है, उससे है। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मजदूर विंग है इंटेक। आज कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है तो कहीं न कहीं विपक्ष मजबूत हुआ है। विपक्ष मजबूत हुआ है तो सरकार के ऊपर कहीं न कहीं पार्लियामेंट में भी दबाव है। परिणाम जो नम्रता आई है भाजपा के नेताओं में, माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर, तो उनकी भी सोच है कि अगर अभी नहीं संभलेंगे तो हमको लोग उखाड़ के फेंक देंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मित्रों, दबाव इस बात का है। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से भी कि वो भी तो बताएं। NCRMU का एफिलिएशन NHMS से है। ये लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी से समन्वय इतना क्यों हो रहा है इनका? लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लखनऊ का कार्यालय हो, दिल्ली का कार्यालय हो आपका, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, प्रांतीय स्तर के नेताओं के साथ AIRF के जनरल सेक्रेटरी महोदय मंच साझा करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि लखनऊ में आपको प्रचार करने नहीं आना है, हम जिता के भेज देंगे आप। और वही नेताजी, उन्हीं के कैडर के साथी जब आपके बीच में आते हैं तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेल विरोधी है, मजदूर विरोधी है, रेल बेचने का काम कर रही। मित्रों, ये दो मुही नीति क्यों? जवाब आपको उनसे भी पूछना चाहिए। हमारा तो जहां से एफिलिएशन है, हमारे बड़े लीडर भी बोल रहे हैं कि ओपीएस से कम मंजूर नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे ओपीएस जब तक नहीं ले लेंगे, हमारा आंदोलन शांत नहीं होगा। मित्रों, 12 के बाद जिस तरह से चल रहा था,
एनसीआरएस एफआईआर का आंदोलन उसी तरीके से चलाने का काम होगा मित्रों, इसमें कोई संशय नहीं है। बताना ये चाहेंगे। अब आते हैं लोकल मुद्दों पे। कुछ बातें हमसे भी लोगों ने कहा है और बताना जरूरी आपके बीच में है। 2013 में मान्यता का चुनाव हुआ। एनसीआर जोन में एनसीआरएस 57.5% वोट आप लोगों ने देकर के पूरे भारतीय रेलवे में 1 नंबर पे मान्यता दिलाने का काम किया मित्रों। और 2013 से लेकर के 2024 नवंबर चल रहा है। संघर्ष से, जवाबदेही से, जिम्मेदारी से हमारा कैडर भागने का काम नहीं किया है। वो समय भी पुराने साथी याद करेंगे कि रेलवे के पैनल पे कोई अस्पताल नहीं हुआ करता था। कोई कर्मचारी बीमार होता था गंभीर बीमारियों में, या तो सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली या तो हाईलाइट अस्पताल कानपुर, यही रास्ता था, विकल्प यही था मित्रों। इसे उपमंडलीय चिकित्सालय कानपुर में 10 दिन का आंदोलन चलाया था हमने सारी ब्रांचों को लेकर के। परिणाम आज आपके सामने है। कानपुर का कोई क्षेत्र नहीं बचा है, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, दक्षिणी क्षेत्र हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो। नाम भी मैं गिना दूं कहीं अंगुली पर। दक्षिणी में मधुलोक है, रिजेंसी का 5 यूनिट टाइप है आप पे। मधुलोक नर्सिंग होम है, कुलवंती है, यहाँ कृष्णा अस्पताल है। पूर्वी में सरल नर्सिंग होम है, मंगला अस्पताल है, तुलसी हॉस्पिटल है, फॉर्चून अस्पताल है। अस्पतालों की यहाँ लाइन लगी हुई है। कोई दूसरा भी ये बताने का काम करे कि उसने कितना आंदोलन किया है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। अभी हमारे बीच के 2 साल पहले की घटना है। सीबीएस थे, रमेश चंद पांडे, डेथ हुई थी, डायलिसिस में आए थे यहाँ। पूरा दिन आंदोलन होता रहा। दूसरे दिन सीएमडी आए थे, 45 मिनट उनके साथ मीटिंग किया। सारी ब्रांचों के लोग थे। डिमांड किया था हम लोगों ने तमाम चीजों का लेकर के। अस्पताल के विस्तारीकरण के को ये प्रमुख रूप से उठाया गया था। आज वो भी परिणाम देखने को मिल रहा है। अस्पताल के बाहर जो रिहायशी क्षेत्र था, एबांडेड कॉलोनियां थी, वहां बिल्डिंग बन गई है, दवाघर हो गया है, लैब हो गया है। और उसी के बगल में एनसीआरएस का एजेंडा था मित्रों कि प्राइवेट वार्ड भी यहाँ बनना चाहिए। इलाहाबाद में बहुत ज्यादा है, यहाँ एक भी नहीं है। प्राइवेट वार्ड के लिए भी वहाँ पे ठेकेदार काम शुरू करने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एनसीआरएस का काम होने के बाद जस लेने के लिए लोग आएंगे, लेकिन काम के लिए और काम होने से पहले जो परिश्रम करना पड़ता है, जो औपचारिकता करनी पड़ती है, जो डिमांड लिखना पड़ता है, पीएनएम डीआरएम जीएम के पीएनएम में उठाना पड़ता है, सीएमडी के आने पे वहां उठाने का काम हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीआरएस ने किया है। प्राइवेट वार्ड भी आप लोगों के सुविधा के लिए बन के कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगा मित्रों। और मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि दूर दूर तक जो लोग आंदोलनों को दूर से देखते हैं, कॉलर टाइट करके जाते हैं कि हमें रिफर कर दीजिए। अच्छी बात है, हम लोगों को खुशी होती है कि तुम एक संस्था के संचालक हो, संगठन चला रहे हो, तुम्हारे पास वो जज्बा नहीं है, तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है कि तुम अपने साथियों के लिए 1 हफ्ता 1 दिन का आंदोलन कर सको मित्रों। ठीक है, तुम भी सुविधा का लाभ ले रहे हो। कहाँ कहाँ इनकी बात बताई जाए। अभी भारत भूषण बोल रहे थे, कोविड का समय था। वो समय ऐसा खराब समय था कि घर के सदस्य भी एक दूसरे से बहुत दूरी बना के रहते थे। कोविड के वैक्सीनेशन का, कोविड के जांच के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कानपुर में। सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय जी थे, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट के अंदर में पूरा कानपुर था। श्रीवास्तव जी थे सिटी मजिस्ट्रेट। सीएमएस और तीनों अधिकारियों का समन्वय बना करके सीएमओ से परमिशन करा के हम लोगों ने 1.5-2 महीना पूरे कानपुर परिक्षेत्र में कोविड का वैक्सीनेशन और कोविड की जांच कराने का काम किया मित्रों।
उसी समय मंडल रेल प्रबंधक महोदय भी आए थे, मोहित चंद्रा जी। चिट्ठी के माध्यम से मिलकर मैंने उनसे कहा था कि रेलवे अस्पताल कानपुर को लेवल 2 का कोविड अस्पताल एक वार्ड बनवा दीजिए आप, यहाँ के हमारे कर्मचारी साथियों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, हाईलाइट अस्पताल में कोई बेड नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन उन्होंने दिया था। लास्ट में क्या हुआ कि वो भी मुकर गए, कहे मेरे पास नर्सिंग का स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ न होने के कारण ये सुविधा मैं नहीं दे पाऊंगा। कोविड के बाद मित्रों आए थे, आक्रोश था, हम लोगों ने शेड के अंदर घेराव किया उनका। मैंने कहा कि आप लोग तो सुरक्षित हो जाते हो, अधिकारी हो आप लोग, लेकिन कर्मचारियों को जो जलालत झेलनी पड़ी है, कई कर्मचारी अकाल मौत के मुंह में गए हैं। जवाबदेही कहीं आप लोगों की है। इसमें काफी नोक-झोंक हुई। अस्पताल आए मित्रों, स्थान का सर्वे किया उन्होंने, हमारे पदाधिकारी हैं अजय प्रताप। जब डीआरएम महोदय सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या आज कुछ बात हुई है? मैंने कहा हाँ, आज काफी बात हुई है। उस समय ये डीआरएम आपके सीनियर डीएमई महोदय अजीत सिंह साहब थे, प्रयागराज मंडल के। उनकी एक हफ्ते की मुस्तकिल ड्यूटी लगाई गई, ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हुआ है आपके बीच में मित्रों। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीआरईएस की देन है। कोई दूर दूर तक एक चिट्ठी में लिखा हो तो बताने का काम करे। बात आप करो आरोप प्रत्यारोप की, अच्छी बात है, लेकिन काम को लेकर के करो। कोई आंदोलन आप बताओ कि हमने किसी एसएससी के भी 1 घंटे का आंदोलन मुर्दाबाद चलाया है, तो बताने का काम करो। पब्लिक की ग्रीवांसेस है, पब्लिक की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, बताओ ना आप। हम तो बता रहे हैं, कानपुर परिक्षेत्र का कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है, चाहे सीटीएम का कार्यालय हो, पावर का कार्यालय हो, सेठ टीएम सेठ जीएमसी का कार्यालय हो, आपके गैरेज वैगन के, चाहे एडीएमई का विरोध करना हो, कहीं का भी कोई कार्यालय नहीं है जहां हमने आपकी समस्याओं को लेकर के अधिकारी का घेराव न किया हो, मुर्दाबाद न किया हो। मित्रों, हमारे कैडर ने किया है। आ रहा उसी बात पे, 2013 में जीएमसी लाइन में एडीएमई अवस्थी जी थे, पानी की समस्या को लेकर के विरोध हुआ था, हम भी वहां पर मौजूद थे, हम पहुंच गए थे। बहुत खराब लगा था। खराब इसलिए लगा था कि 2007 से 12 तक लाल झंडे के लोग मान्यता में थे, जिम्मेदारियों से भगे रहे। 5-6 साल ये हो गई थी हर विभागों की, 400-400, 500 प्रमोशन कर्मचारी हो गए थे। इसलिए गंभीर हो गए थे कि जो व्यवहार आज निभाते हैं वही व्यवहार उस समय भी निभाते थे। काम हो जाने के बाद श्रेय की होड़ लगाते हैं, काम कैसे होगा इसके लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। इसलिए फुर्सत नहीं है कि आपके काम की बात अगर अधिकारी से करेंगे तो इनका संबंध खराब होगा, खरी खरी बातें होंगी तो व्यक्तिगत काम इनके नहीं होंगे। ये इन लोगों की सोच है मित्रों। उस समय भी आंदोलन हुआ, बहुत खराब लगा था प्रशासन को। सीनियर डीएमई का फरमान आता है, इन लोगों में से 5 दे दो। मौजूदा जो नेताजी हैं आपके यूनिट के लाल झंडे वाले, उनको ऐसे 5 मिली थी। एक और साथी थे उस समय, रामवरण यादव जी, उनको भी ऐसे 5 मिली थी मित्रों। कहीं न कहीं जब इस तरह के पनिशमेंट चार्जशीट होते हैं तो आता है अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। मैंने कहा परेशान मत होइए, ये रिसीव नहीं होने देगी एनसीआरईएस, ये रिसीव नहीं होगा, स्पंज होगा मित्रों। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2-2.5 महीना लगा, ये दोनों ऐसे 5 स्पंज हुई, लेने भी नहीं दिया हम लोगों ने, स्पंज हुई जैसे 5। और इससे बड़ी बात जिस अधिकारी ने इसे 5 दिया था, उसके बाद जेई का चुनाव होता है, जेई की परीक्षा होती है, तो उस समय दोनों हमारे एचओडी, शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री उस परीक्षा में बैठे थे।
लोगों ने कहा भैया बात करिए, हमने बात किया। ब्रांच अधिकारी का आश्वासन था कि एक के लिए हम यार कर सकते हैं, दोनों के लिए दिक्कत होगी, जगह कम है। मैंने स्पष्ट पूछा इन दोनों लोगों से बैठा के सामने कि कोई एक लोग नाम बताओ, एनसीआरएस उस पर मुहर लगा देगी मित्रों, निकल जाएगा। यही मौजूदा शाखा मंत्री महोदय ने बोला कि भैया आपकी मेरा हो जाए, मौर्य जी का बाद में देखा जाएगा। कोई बात गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर अकेले में पूछिएगा तो भी बताना चाहिए उनको। बात हुई, पास भी हुए, आज एसएससी बने हैं। भाषण दे रहे थे कि मंडल अध्यक्ष ने मुझे निकलवाने का काम किया। इसलिए निकलवाने का काम किया कि कहीं मीटिंग में मैं उनके बगल में खड़ा होता था तो लोग मेरा पांव छूते थे, उनका नहीं छूते थे, तो उनको बहुत खराब लगता था। मैं वीडियो देख रहा था। मित्रों, अगर इतना मन में मैल होता तो जेईई की परीक्षा के लिए आपको इस तरह से मैं आगे क्यों बढ़ाता? ब्रांच सेक्रेटरी के लिए आपके नाम को मैं आगे क्यों बढ़ाता? न पांव छूने में, न छुड़ाने में किसी से मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। मित्रों, ये आपकी सोच दर्शाता है कि आपकी सोच क्या है। बात आप करते हैं संगठन की निकालने की। व्यक्ति जिस संगठन के साथ होता है, जो संगठन उसको सम्मान देता है, सर पे बिठाने का काम करता है मित्रों, उस संगठन का वफादार होना चाहिए व्यक्ति को। कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होता है, 2-2 बार आप डेलीगेट बनते हैं, और डायरेक्टर के चुनाव में जब आप लखनऊ जाते हैं तो अपने ही एक साथी से, जो दोनों आपके यहाँ डायरेक्टर हैं, अपने ही दूसरे साथी से कहते हैं कि यार लाल झंडे वाले को डायरेक्टर बनाने के लिए वोट दे देना। और वो साथी मुझसे कहता है, संगठन के जिम्मेदार लोगों से कहता है, उस समय साथ था, कि ऐसे ऐसे हमारे बड़े भाई कह रहे थे। क्या ये उचित है? सम्मान आपको मिल रहा है एनसीआरएस में, इज्जत और आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है एनएफआईआर एनसीआरएस, और किसी चुनाव में आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हो अपने बिरादरी के लोगों को, और क्या है आपका लगाव? ये बात कोई जनरल सेक्रेटरी बर्दाश्त करेगा? कोई भी हो, हम कह रहे हैं आप में से कोई अगर महामंत्री जी के कुर्सी पे बैठा हो तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? आप जहां रहो उसके वफादार होकर के रहो। क्या क्या आप बात बोलोगे? एक सज्जन बोल रहे थे यही की मीटिंग में, मैं वीडियो कोई भेजा था कि महामंत्री की बहू क्लास 2 में सीजी अपॉइंटमेंट हो गया। अरे यार, बेवकूफी की कोई हद होती है। महामंत्री जी का लड़का आरआरबी के थ्रू एसएससी कंस्ट्रक्शन में भर्ती हुआ था। लखनऊ मीटिंग में महामंत्री जी सवेरे जा रहे थे, ड्राइवर उनका नहीं आया था, लड़का सो रहा था, अभिषेक सिंह नाम था। कहा पापा मैं गाड़ी चला के ले चलूंगा, और नींद में एक्सीडेंट हुआ, लड़के का देहांत हो गया। लाश पे राजनीति आप लोग करते हो। कह रहे थे वो महानुभाव कि मैं भी सीजी अपॉइंटमेंट में आया हूं, मेरा क्लास 3 में हुआ, क्लास 2 में नहीं हो पाया। अरे आपकी योग्यता तो होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत तो होनी चाहिए। आपके यहाँ अगर कोई एसएससी अगर सीजी अपॉइंटमेंट में आता है मित्रों, और अगर काबिलियत है तो हर जगह विभागीय परीक्षाएं होती हैं। आपके यहाँ का भी एसएससी एडीएमई में प्रमोशन हो सकता है, होते हैं लोग। अगर जनरल सेक्रेटरी महोदय की बहू क्लास 3 में भर्ती हुई थी सीजी अपॉइंटमेंट में, और परीक्षा उत्तीर्ण करके अगर क्लास 2 बन गई है, तो उसमें क्या है आपका विरोध है? आपको कौन रोका है कि आप परीक्षाओं में न बैठे? आप अपनी बात करो ना। कौन सी बात आप बोलना चाहते हो? कौन सा आक्षेप आप लगाना चाहते हो? अपना पहले कॉलर टाइट रख के बात करो। एनसीआरएस के महामंत्री जी की मैं बात करूंगा। बात चूंकि जनरल सेक्रेटरी पे आरोप लगा है तो बोलना मुझे भी चाहिए। एक लड़का है आपका क्लीनर में भर्ती हुआ, डीजल सेट में भर्ती भी होता है तो जीएम कोटे से। 4 बेटे आपके जीएम कोटे से भर्ती हुए हैं।
एक भर्ती हुआ क्लीनर, आज ड्राइवर है, वही बेटा आपका डिविजनल सेक्रेटरी है। एक भर्ती हुआ पार्सल पोर्टर में, आप सीपीएस है हो। 2 लड़के भर्ती हुए हैं ऑफिस के, उनमें आज सीआईटी लगे हैं इलाहाबाद में। क्या है और नेता का है कोई ऐसा रिकॉर्ड? या एनसीआरएस के जनरल सेक्रेटरी का है कोई ऐसा रिकॉर्ड? तो आप बताने का काम करो कि उनका कोई बेटा इस तरह से जीएम कोटे से भर्ती हुआ है। और यही नहीं, अगर और बोलोगे तो आगे और मीटिंग करके और भी बताऊंगा कि और रिश्तेदार कौन कौन है आपके। सवाल आपका, जवाब एनसीआरएस का। काम की बात करोगे, काम की बात करेंगे। अगर बात बोलोगे, जवाब देने में पीछे नहीं रहेंगे मित्रों। शराफत से बात करो, ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हो, ट्रेड यूनियन की भाषा बोलो, जवाब पाओगे, संतुलित जवाब आप पाओगे। काम की बात आप करो। काम पे आता हूं, कैरेज वैगन की स्थिति की मैं बात करता हूं। जो आज उनके साथ गए हैं प्रमोशन, कोविड के समय तक राजेश शर्मा जी थे सीनियर डीपीओ। आज भी प्रामाणिकता के तौर पे इन लोगों के पास चिट्ठियां हैं डिवीजन की। 1-2 बार मैं गया था, उन्होंने कहा ईमान सिंह जी आप आया मत करिए, कोविड का समय है, आप चिट्ठी व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए, प्रमोशन कोई ब्लॉक नहीं होगा। और जो बात उन्होंने बोली थी सीनियर डीपीओ महोदय ने, कोविड के समय में रिकॉर्डेड प्रमोशन हर मंडलों में, हर विभागों में हुआ था। आपके यहां भी हुआ था, चाहे वो किसी एसेंशियल कैटेगरी का हो, चाहे टेक्नीशियन कैटेगरी का हो, प्रमोशन हुआ था, सारे प्रमोशन हुए। और प्रमोशन ही नहीं मित्रों, वरुण चौबे हैं यही आज उनके साथ हैं, 4थे या 5वें क्रम पे इनका नाम था। इनका ट्रांसफर हो गया था पोस्टिंग दादरी में। मेरे कार्यालय में आए थे वही शाखा मंत्री महोदय, बोले भैया ट्रांसफर रुकना चाहिए। सीनियर डीएमई धनंजय सिंह जी थे। मैंने कहा यार बीच में है, कैसे रुकेगा? बोले आप बात करोगे हो जाएगा। बात किया मैंने, सीनियर डीएमई भी यही बोले कि अगर यहाँ नीचे होता या ऊपर होता तो मैं रोक देता, ये बीच का मामला है, कई लोगों के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमने रिक्वेस्ट किया साहब देख लीजिए, ये समय ठीक नहीं चल रहा है। और 5 लोगों का स्थानांतरण दादरी का रुकवाने का काम किया वरुण चौबे के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद उनके अंदर ये सब बातें हो, हम आपके साथ हैं। अगर उनके अंदर ये बातें हो कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो बताने का काम करेंगे कि नहीं मैं अपने कुवत से कराने का काम किया। एनसीआरएस का सहारा मैंने किया था। जो व्यक्ति एनसीआरएस में रहता है या जो व्यक्ति था, अगर जितना वो सहयोग संगठन को किया है, तो हमारा भी, हमारे महामंत्री जी का भी ये प्रयास होता है कि उससे ज्यादा हम उसका सम्मान करें, उससे ज्यादा हम उसको लाभ दिलाने का काम करें। मित्रों, हम लोग जो है सोच के नहीं है कि किसी को सम्मान देने में पीछे हटें, किसी का सम्मान होते देख करके हम जलने का काम करें। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति आज अपने इस समय का, बुरे वक्त का भी या अच्छे वक्त का जिम्मेदार है, तो स्वयं अपने कर्म के ऊपर है, दूसरे को कोसने का काम वो न करे। एनसीआरएस के महामंत्री जी आपको आंख पे बैठा के रखते थे, लेकिन आपने वो काम किया उनके साथ जो मैंने बात बोली है। आप बताने का काम करिएगा लोगों के बीच में कि क्या आपने किया था कि नहीं। और पुष्टि करना हो तो राजेश मौर्य जी से पूछिएगा कि उन्होंने हमसे बोला था कि नहीं, महामंत्री जी को बोला था कि नहीं कि भाई हमारे शाखा मंत्री जी हमसे इस तरह से बोले थे कि डायरेक्टर के चुनाव में हमारे विपक्षी लाल झंडे वालों को वोट दे देना। यार ये स्थिति, ये सोच है, आप कैडर को कहां ले जाओगे? कोई संस्था का मुखिया आपको कहां तक बर्दाश्त करेगा? मित्रों, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। जहां पे भी रहो, मैं तो कहता हूं आप आज वहां हैं, वहीं के वफादार होकर के रहिए। जहां भी व्यक्ति रहे वहां का वफादार होकर के रहे, कम से कम उसका सम्मान कायम रहेगा। मित्रों, आज इधर, कल उधर, परसों इधर, फिर नरसों उधर, ये कैरेक्टर व्यक्ति का नहीं होता। इससे
आदमी की अवनति होती है, उन्नति नहीं होती है मित्रों ये सब स्थितियां हैं। लगावे मंच, बात करें कामों की, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कहां कहां आप किस इशू पे क्या क्या काम कराए हैं, आप बताने का काम करिए मित्रों। अभी बात हो रही थी सीनियर डीटीएमएस की, 85 सेट पास एक सुपरवाइजर का बंद किया था उन्होंने। बात मैं बोला था फोन पर कि ऐसा कुछ मत करिएगा कि विवाद बढ़े, भरोसा भी दिए थे, लेकिन जानते हैं क्या है, हम रचनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। हमारे दूसरे साथी सोचते हैं इनको श्रेय न मिले तो काटने का काम होता है। अधिकारी भी कब खुलते हैं, जब अपनी शीशा लेदर करा लेते हैं। एक हफ्ता सीनियर डीटीएमएस चैम्बर छोड़ के भागे रहे, यही नहीं यही बैठते थे। हमारे ब्रांच सेक्रेटरी यहां मौजूद है। तीसरे दिन इन लोगों ने बोला कि महोदय आपको भी बैठने नहीं देंगे, काम नहीं चलेगा इससे, पहले इस पे निर्णय दीजिए। एक हफ्ते के बाद एडीआरएम जनरल महोदय का फोन आया, मान सिंह अब पटाक्षेप करिए, इसका कंसीडर हो जाएगा। गलत किया उन्होंने, कंसीडर होगा। और बताने में मुझे आज मित्रों प्रसन्नता हो रही है कि रामावत जी एसएससी टीएम साहब के हैं, उनका मुकम्मल तौर पे 85 सेट से एक सेट पास बंद हुआ है। सारा कुछ एडीआरएम ने खत्म कर दिया। ये आपकी ताकत है। हम किसी का अपमान किसी अधिकारी का भी नहीं करना चाहते हैं, न करते हैं। व्यक्तिगत हमारे संबंध हैं लोगों से, लेकिन कैसे है, व्यक्तिगत कोई अधिकारी हमें क्यों मानता है? इसलिए जानता है कि हम एनसीआरईएस के मंडल अध्यक्ष हैं। मान सिंह मतलब हम कुछ नहीं है। और सार्वजनिक मुद्दों पे, आपके सार्वजनिक मुद्दों पे अगर हम व्यक्तिगत संबंधों का निर्वहन करने लगेंगे तो हमारी भी दुर्गति वही होगी जो हमारे दूसरे साथियों की हो रही है। पूरा प्रशासन जानता है, पूरा डिवीजन जानता है कि अगर एनसीआर प्रयागराज में अगर कोई लड़ाकू है एनसीआरईएस में, तो एनसीआरईएस कैडर है। हम मुर्दाबाद करने में बताना चाहूंगा एक दो वाकया। ये चुनावी मीटिंग है मित्रों, सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि लोकतंत्र के इस चुनाव के आप जज हैं, न्यायाधीश हैं। आपको समीक्षा करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है। यही पावर की स्थिति मैं बताऊं आपसे, गोविंद रंजन जी पता नहीं है गए, इन्हीं के सेक्रेटरीशिप में 21 दिन का अनवरत आंदोलन कानपुर सेंट्रल पे हुआ था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं था। कई लोगों को चार्जशीट भी इशू हुई थी। एक अधिकारी को लेकर के हुआ था। जीएम उस समय राजीव चौधरी जी हुआ करते थे, डीआरएम अमिताभ जी हुआ करते थे। ऐसे कानपुर सेंट्रल पे दोनों अधिकारियों का सैलून लगा था। कम से कम 500 के तादाद में अगर किसी ने विरोध किया, मुर्दाबाद किया, तो एनसीआरईएस कैडर ने किया, कोई दूसरा कैडर जाने का साहस नहीं कर पाया। अगर सीनियर डीओएम का अगर पिछले साल मुर्दाबाद एक हफ्ते लगा के हुआ है कर्मचारी समस्याओं को लेकर के, तो एनसीआरईएस कैडर ने किया है, दूसरा कैडर दूर से तमाशा देखता रहा है। कहां कहां की क्या क्या बात की जाए, मंच लगावे, वो भी तो बात करें आंदोलनों की। यही बगल में मेमो शेड है, मेमो शेड है बगल में, अभी नया खुला है। डीएमई बैठते हैं यहाँ पे, जाते हैं वहां के दूसरे साथी हमारे लाल झंडे वाले, तो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के 2 मिनट बात करके कर्मचारियों से चले आते हैं। पहली मीटिंग वहां शुरू कराया तो एनसीआरईएस की शाखा ने शुरू कराया। मित्रों, डीएमई महोदय को बहुत खराब लगा था। मैं खड़ा था वहां चबूतरे पे, ऐसे आके घड़ी दिखा रहे थे कि ये टाइम क्या है, काम का टाइम, मीटिंग का टाइम नहीं है। मौजूद था और बेइज्जत होके जाके चेंबर में बैठ गए। लास्ट में यही गोविंद रंजन जी वहां वैसे कह रहे थे, मैं तो मिलने गया था। ये स्थिति है। दूसरे लोग भी यही बगल का है, साहब आपके बताने का काम करें कि कितनी बार डीएमई का मुर्दाबाद हुआ है। सैकड़ों कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला था,
सीनियरिटी लिस्ट वहां कैडर मर्जर नहीं हो रहा था। अगर डीआरएम के साथ मीटिंग करके यही कानपुर सेंट्रल पे कराने का काम किया तो एनसीआरएस ने किया, कोई दूसरे लोगों ने करने का काम नहीं किया है। कामों की एक लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है मित्रों, और आगे भी हम करेंगे मुकम्मल तौर पे। हमारा संगठन करेगा, कैडर करेगा। हमने अपना सम्मान, अपना झंडा, अपना बैनर, अपनी अस्मिता गिरवी नहीं रखी है, न प्रशासन के पास न सरकार के पास। मुकम्मल तौर पे आप एनसीआरएस को एनसीआर में अगर सिंगल यूनियन के रूप में लाते हैं तो इस बात के लिए कैडर भी वचनबद्ध है, संकल्प लिया है मित्रों कि ओपीएस का यह आंदोलन जहां से छोड़ा गया था 12 तारीख के बाद उस आंदोलन को और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे मित्रों। मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से इन लोगों से, अपने दूसरे साथियों से, कि अगर नहीं क्षमता है आप लोगों में तो पीछे से ही सहयोग करो। कोई आंदोलन होता है तो पीछे से ही सहयोग करो, लेकिन उसमें भी संकोच लगता है, शर्म आती है मित्रों। एक कहावत है साथियों, इन्हीं लोगों के ऊपर सटीक बैठती है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो ये वही लोग हैं लाल झंडे के लोग, न प्रण वाले हैं न रण वाले हैं, केवल बात वाले हैं, कान में फूंकने का काम करते हैं लोग। कहीं आप देख लीजिए किसी अधिकारी, प्रशासन और कोई आंदोलन करने के लिए मित्रों, अगर अधिकारी और सरकार को चिंतित करना है तो अपने भी कहीं न कहीं कष्ट उठाना पड़ता है, इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है, कैडर को जगाना पड़ता है। एक हफ्ते अगर आंदोलन चलाना हो तो अपने व्यक्तिगत कामों की तिलांजलि देनी पड़ती है, नात रिश्तेदार भाई बंधु से आवागमन कम करना पड़ता है, तब जाके आंदोलन खड़े होते हैं और चलते हैं। ऐसे नहीं चलता है। यूनियन पार्ट टाइम नहीं है कि 10 बजे आए 12 बजे चमका के चले गए। यूनियन वही कर सकता है जो 8 बजे ड्यूटी पे सही समय से आए और 6 बजे तक आपके साथ रहे। रात में भी जरूरत पड़ती है तो फोन मोबाइल रिसीव करे। अस्पताल का भी काम पड़ता है तो अपना इस तरह से तंत्र बनाए कि कोई न कोई व्यक्ति अस्पताल में जाके उस कर्मचारी की मदद करे। मित्रों, संगठन चलाने की एक सोच होनी चाहिए, एक ब्रांड होनी चाहिए। एनसीआरएस के पास वो क्षमता है। लोग बोलते हैं बहुत चीजें, बहुत सारी बातें होती हैं इस समय कि वो मंडल अध्यक्ष 6 महीने में रिटायर हो रहे हैं। कानपुर में कोई उनका नेतृत्व मजबूत नहीं रह गया। मित्रों, मैं कहना ही चाहता हूं कि व्यक्ति के बदौलत न राजनैतिक कोई पार्टी चलती है न श्रम संगठन चलते हैं। ये तमाम साथी हैं जो मान सिंह से कम खूबत किसी के साथ नहीं है मित्रों, न किसी के पास है। मंडल अध्यक्ष रिटायर होगा, दूसरा मंडल अध्यक्ष बनेगा, शाखा मंत्री रिटायर होगा, दूसरा शाखा मंत्री बनेगा। लेकिन जब किसी के अंदर एक भ्रम हो कि मैं संगठन छोड़ के चला गया तो मेरे पीछे सारा कर्मचारी चला जाएगा, तो गांधी जी और नेहरू जी बनने में भी मित्रों बहुत त्याग तपस्या करना पड़ा है। पहले उस तरह आप बनो, तो बनने की बात सोचो, सोचोगे बैठोगे तब कर पाओगे। इनकी स्थिति मैं बता रहा हूं आपसे कि पूरे जोन में इनको आकलन क्षमता का अपने हो गया है। अभी बृहस्पतिवार को एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी महोदय की मीटिंग थी प्रयागराज में। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, भीड़ जैसे थी 1 सैकड़ा उतने ही लोग रहे मित्रों। लास्ट में एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी महोदय आए और एड्रेस किए। स्थिति का आकलन इन लोगों को हो गया है। अब उस बार तो 37% पे मान्यताएं लोग पा गए थे, अब की ये 25% तक ही पहुंच जाए लोगों को मालूम है तो बड़ी बात है मित्रों। इनकी जमीन हिल गई है, इनके पास कोई आसरा नहीं बचा है।
सोच अब इनकी ये हो गई है, मैं इस बिरादरी का हूं, आप मेरे बिरादरी के हो, साथ आ जाओ। मैं इस क्षेत्र का हूं, आप इस मेरे क्षेत्र के हो, साथ आ जाओ। मित्रों, सोचने की जरूरत है। यहां हम रिश्तेदारी करने नहीं आए हैं। हर वो कर्मचारी जो रेल सेवक है या सरकारी कर्मचारी है, 8 से 10 घंटा टाइम वो अपने ड्यूटी पे अपने साथी कर्मचारियों के साथ यहाँ व्यतीत करता है। अपने बाल बच्चों परिवार में उससे कम टाइम वो दे पाता है। मित्रों, यहाँ एक दूसरे के प्रति लगाव लोगों में अपने परिवार से ज्यादा हो जाता है, अपने भाई से ज्यादा हो जाता है, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा हो जाता है। बांटने की बात नहीं होनी चाहिए। बात करना है, काम किए हो तो काम की बात करो कि मैं इतना काम किया हूं, आगे और काम करूंगा। काम की बात नहीं हो रही है, अब बांटने की बात हो रही है। एनसीआरएस एफआईआर कैडर आपके बीच में अपना विजन बता रहा हूं। मित्रों, जो एनसीआरएस ने 13 से 24 तक किया है, बुकलेट आपके बीच में दे दिया गया होगा। ये जो हमारा विजन करने का है महामंत्री जी का, वो भी बुकलेट आपके बीच में है, मैनिफेस्टो। दूसरे साथियों को भी देना चाहिए। और चुनाव अगर वो जीतते हैं तो ओपीएस पे उनकी राय पूछिए कि किस तरह का आंदोलन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम फिर से ओपीएस का आंदोलन करेंगे, तो बड़े नेताजी का भी वक्तव्य याद दिलाइए। वो तो मुकम्मल तौर पे ओपीएस से सहमति दे चुके हैं, चिट्ठी तक नहीं लिखे हैं। मित्रों, वो क्या ओपीएस के लिए आंदोलन करेंगे? तो निवेदन आप लोगों से मित्रों यही है कि आगामी 4-5 दिसंबर को, 6 को तो रनिंग का है जो है वोटिंग, एकमात्र एक विकल्प आपके बीच में एनसीआरएस है। एनसीआरएस को सिंगल यूनियन के रूप में आप लोग एनसीआर जोन में लाने का काम करिए। मित्रों, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से एनसीआरएस आपके बीच में काम करते हम चले आए हैं, भविष्य में भी हम उतने उत्साह के साथ, उसके दूने उत्साह के साथ आपकी सेवा करेंगे। हमारा कैडर आपके बीच में रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय तिरंगा, जय तिरंगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, के साथी जिंदाबाद। धन्यवाद।